नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का प्रथम भाग पढ़ा। आज हम इस पाठ का द्वितीय और अंतिम भाग पढ़ेंगे। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खींचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। लेखक कह रहे हैं कि तुम तो फटे हुए जूते को बड़े शान से पहने हुए हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। और फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचा सकता, चाहे मेरी कोई जीवनी बिना फोटो को ही छाप दें। यानी आज की दुनिया दिखावे के प्रति ज़्यादा जागरूक है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना, महंगे से महंगा जूते पहनना आवश्यक हो गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? पर लेखक आगे कह रहे हैं कि तुम दिखावा करने पर व्यंग्य मुस्कान कर रहे हो, जिससे मेरे हौसले पस्त हो जाते हैं। इस व्यंग्य मुस्कान का क्या मतलब है और ये कौन सी मुस्कान है? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? पूस की रात यानी पौष के महीने की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़ करके नहीं आ सकते थे? नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कपन के चंदे की शराब पी गया। माधव को औरत का कफन लाना था और वो रास्ते में शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। ऊपर कुछ ये पात्र हैं, प्रेमचंद जी के उपन्यास और कहानियों के पात्र हैं। उनको लेते हुए प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि क्या आपकी हंसी का कारण ये हो सकता है कि होरी का गोदान हो गया, पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, या फिर सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़ करके नहीं आ सकते थे? नहीं नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया है। मेरी जनता के लेखक यहाँ प्रेमचंद जी से पुनः प्रश्न कर रहे हैं कि जब मैं तुम्हारा फटा जूता देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये जूता कैसे फट गया। मेरी जनता के लेखक का अर्थ यह है कि प्रेमचंद जी ने दलितों शोषितों की आवाज़ उठाई थी, इसलिए प्रेमचंद जी को जनता का लेखक कहा गया है। प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे बाहर भी हैं। क्या तुम बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगा करके लौटते रहे, या फिर बनिए का उदार था उससे बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाते रहे, इस कारण जूते फट गए? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभनदास जी का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। अकबर के दरबार में एक बार कुम्मन दास को बुलाया गया था। लेखक कह रहे हैं कि कुम्मन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उस समय उन्हें बड़ा पछतावा हुआ था और कुम्मन दास ने कहा था, आवत जात पनैया घिस गई बिसर गयो हरि नाम। आते जाते जूते घिस गए और भगवान का नाम भूल गया। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत हैं तिनको करबो
परे सलाम। और कुमनदास जी ने ऐसे बुलाने वालों के लिए यानी बादशाह के लिए कहा था कि जिनको देखने से दुख उपजता है, दुख उत्पन्न होता है, उनको सलाम करना पड़ रहा है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार करके अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। लेखक यहाँ टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए लेखक कह रहा है कि क्या तुम किसी सख्त चीज को, किसी बुराइयों को मिटाने में लगे रहे, जिससे तुम उन्नति नहीं कर सके, समृद्धि हासिल नहीं कर सके, इसलिए सादा जीवन जी रहे हैं। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। लेखक कह रहे हैं तुम पास में से भी तो निकल सकते थे। उस टीले से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। सारी नदियां भी तो पहाड़ फोड़ करके सीधी नहीं निकलती हैं, वो भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। तो तुम भी उन टीलों से समझौता कर सकते थे। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर था, यानी नियम और कर्तव्य में बंधा होने के कारण होरी की कमजोरी माना गया है। कि क्या तुम भी उसकी तरह नियम और कर्तव्य में बंधे हुए थे, जिस कारण तुम समझौता नहीं कर सके? मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उसे लगता है कि शायद नियम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं है, तुम्हारी मुक्ति थी। लेकिन तुम जिस तरह हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, उसे लगता है कि नियम और कर्तव्य तुम्हारा बंधन नहीं है, तुम्हारी मुक्ति है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग्य कर रहे हैं लेखक। तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ ही नहीं, पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। लेखक कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करें, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को पैर से संबोधित करना ही उसके महत्व के अनुसार उचित है। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि तुम केवल हाथ का ही इशारा नहीं करते, तुम जिसे घृणित समझते हो, पाँव की अंगुली से भी इशारा करते हो। प्रेमचंद जी सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाले हैं। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? यानी जीवन भर जिनसे तुमने संघर्ष किया, जिन बुराइयों का सामना किया, क्या तुम उनकी तरफ इशारा कर रहे हो? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरका कर यानी टीले को बचाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पाँव बच रहा है। मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? लेखक कह रहे हैं कि तुम दिखावा करने की फिक्र में तलवे का नाश कर रहे हो, अपना सर्वनाश कर रहे हैं। लेखक के अनुसार प्रेमचंद जी सभी पर हंस रहे हैं,
जो अंगुली छिपाए अपनी बुराइयों को छिपा करके तलवा घिसाए चल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तुम अंगुली की ढांकने की चिंता में तलवे का नाश करे हो, तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ कि तुम किस पर हंस रहे हैं। तुम्हारी आर्थिक स्थिति के कारण मैं आपको समझ सकता हूँ। कहने का अर्थ यह है कि लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद का चित्र प्रस्तुत किया है, उनकी विशेषताओं से हमें परिचित कराया है। लेखक को मानव जीवन की अत्यंत गहरी समझ है, उसने जीवन के सुख दुख को अत्यंत निकट से देखा है। लेखक सामाजिक बुराइयों तथा कुरीतियों के प्रति भी सजग हैं, उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से इन पर प्रहार किया है। धन्यवाद।